तो याद कर लेना, वो सब खुद को बादशाह कहते थे। जैसे दिल्ली सल्तनत के शासक खुद को सुल्तान कहते थे, उसी प्रकार यहाँ के जितने भी राजा शासक होते थे सब अपने आप को बादशाह कहते थे। मुगल साम्राज्य के जितने भी शासक हुए सब सुन्नी मुसलमान माने जाते थे कि सुन्नी मुसलमान है। क्लियर है? मुगल साम्राज्य को कई सारे नामों से हम लोग जानते हैं। कई सारे नाम का मतलब आप समझते हो? कई सारे नाम का मतलब है कि मुगल साम्राज्य को हम लोग बरलास तुर्क कहते थे। बरलास तुर्क, बरलास तुर्क का मतलब होता था कि ये सबसे अच्छे सैनिक माने जाते थे, बेस्ट सोल्डर थे। ठीक है, सबसे अच्छे सैनिक। हाँ ठीक है, चलो क्लियर है। और मुगल साम्राज्य को हम लोग उज्बेक के नाम से भी जानते थे। उज्बेक क्यों कहते थे? क्योंकि इनके पूर्वज जो होते थे वो उज्बेकिस्तान के माने जाते थे। कहां के माने जाते थे? उज्बेकिस्तान के माने जाते थे। क्लियर है? अब मुगल साम्राज्य को हम लोग मिर्जा के नाम से भी जानते थे। मिर्जा के नाम से क्यों जानते थे? क्योंकि जो मुगल साम्राज्य का फाउंडर भी आप पढ़ोगे तो उसका नाम मिलेगा बाबर, और बाबर के पिता का जो नाम होगा उमर शेख मिर्जा, तो इसलिए मिर्जा के नाम से भी इसको हम लोग जानेंगे। क्लियर है? और बहुत अच्छे से मैं यहां पर आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, मुगल साम्राज्य में मुगल साम्राज्य दो भागों में माना जाता है। कैसे? एक माना जाता है मेरे प्यारे बच्चे मध्यकालीन मुगल, मतलब इसमें कौन कौन से शासकों ने, कितने राजाओं, कितने बादशाहों ने शासन किया। इसमें टोटल 6 बादशाह थे, और 6 बादशाह के बाद एक आता है उत्तरवर्ती मुगल, जिसको हम लोग आधुनिक इतिहास के अंतर्गत मानते हैं, और इसमें टोटल 11 बादशाह आते हैं। क्लियर है? मेरे प्यारे बच्चे जो मध्यकालीन है इसी को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो मध्यकालीन में अगर सबसे पहले नंबर पर बात आती है तो बच्चे नाम निकल कर आता है बाबर का, और बाबर का टाइम पीरियड जो चलता है मेरे प्यारे बच्चे 1526 से 1530 ईस्वी तक। और बाबर ही एक प्रकार से आप कह सकते हो फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। मुगल साम्राज्य का अगर संस्थापक कोई है तो बाबर है, जिसने पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके बेटा एक नया साम्राज्य बनाया था, मुगल डायनेस्टी, मुगल साम्राज्य। याद कर लेना। बाबर के बाद जो अगला बादशाह आता है मुगल साम्राज्य की गद्दी पर, उसका नाम होता है हुमायूं, और हुमायूं का टाइम पीरियड 2 चरणों में चलता है, 1530 से 1540, और दूसरा चरण जो हुमायूं का चलता है 1555 से 1556। तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा बादशाह है जो गद्दी पर 2 बार बैठा, जिसने 2 चरणों में अपना शासन मुगलों का बादशाह बना? तो हुमायूं। जो बीच में आपको गैप दिख रहा है 15 साल का, इसमें बीच में शेरशाह सूरी ने दिल्ली में शासन किया है। ठीक है? इसके बाद बात आती है जो अगला बेटा बादशाह बना, उसका नाम था अकबर, और अकबर का टाइम पीरियड 1556 से 1605 ईस्वी तक माना जाता है। फिर अकबर के बाद मेरे प्यारे बच्चे जो इसका बेटा बैठा गद्दी पर, जिसको कहते हैं जहांगीर, और जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से 1627 तक चलता है, किसका? जहांगीर का। और जहांगीर के बाद मेरे प्यारे बच्चे गद्दी पर जो बैठा है उसका नाम होता है शाहजहां, और शाहजहां का जो टाइम पीरियड चलता है 1627 से 1657 ईस्वी तक। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे जो अगला नाम आता है वो नाम होता है क्या? औरंगजेब, और औरंगजेब का जो टाइम पीरियड चलता है 1657 से 1707 ईस्वी तक। याद कर लेना। तो कुल मिला के मध्यकालीन के मेन बादशाह होते हैं मुगलों के। क्लियर है? इनके बारे में हमें पढ़ना है, इनके बारे में हमें जानना है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चे? तो आशा करते हैं बात आपको समझ में आ गई हो। क्लियर? चलो इसके बाद 11 उत्तरवर्ती मुगल हैं, तो आप उनके बारे में पढ़ोगे, लेकिन उसके पहले हम लोग एक एक मुगलों के बारे में यहाँ पे चालू करते हैं। सबसे पहले बात आती है बाबर के बारे में। किसके बारे में? बाबर के बारे में बातचीत आती है। तो बाबर के बारे में हम लोग जानते हैं, बाबर के बारे में पेपर सवाल आता है। सबसे पहले तो आपको ये याद कर लेना है बाबर का टाइम पीरियड मुगलों की गद्दी पर कब से कब तक रहा। तो बता सकते हो मेरे प्यारे बच्चे टाइम पीरियड 1526 से 1530 तक। और इनका पूरा नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, तो ये हमने पूरा नाम यहाँ पर लिख दिया, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। और जो बाबर था एक प्रकार से तुर्क था, इसलिए भारत में अगर तुर्की शासन की किसी ने स्थापना की थी तो उसका नाम था बाबर। क्लियर है? और सबसे बड़ी बात है बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था, मतलब तोपों का प्रयोग किया था। अब बात यहाँ पर जो तोपखाने आपको दिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए बाबर ने सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग कब किया था। तो याद कर लेना पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें, और पानीपत का पहला युद्ध 1526 में किसके बीच? तो आप सबको पता होना चाहिए बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच में। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पहला युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था, बाबर जीत गया था। इस प्रकार बाबर ने यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, इस चीज को आपको पता होना चाहिए। और मुगल साम्राज्य का अगर फाउंडर कोई माना जाता है तो माना जाता है बाबर। बाबर ने एक नीति भी स्टार्ट की थी, तुगलक युद्ध नीति, जो तोप से रिलेटेड थी। और बाबर एक ऐसा बादशाह था मुगलों का जिसने अपनी आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम था तुझके बाबरी, या बाबरनामा, कुछ भी कह सकते हो, चाहे बाबरनामा कह लो चाहे तुझके बाबरी। सबसे बड़ा सवाल आता है कि मेरे प्यारे बच्चे किस भाषा में बाबर ने लिखी थी? तो आप बता सकते हो मेरे प्यारे बच्चे फारसी में लिखी थी। ठीक है? फारसी में लिखी थी कि एक प्रकार से आप कह सकते हो तुर्की में लिखी थी। किसमें बेटा ये बात आती है? ठीक है? हाँ, तुर्की में लिखी थी कि फारसी में लिखी थी बाबरनामा? तो यहां पे जो आपको फारसी दिख रही, फारसी यहां पे काट लेना। ये जो बाबरनामा है वो बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी थी। ठीक है? और यहां पर जो मुगल साम्राज्य दिख रहा है आपको, यहां पे लिख लेना जो दरबारी भाषा थी उसका नाम बेटा फारसी है। दरबारी भाषा मुगलों की वो फारसी थी। क्लियर है? लेकिन बाबरनामा जो लिखी थी बाबर ने वो तुर्की में लिखी थी, फारसी वहां पे काट देना। बाबर जो था बागवानी का शौकीन था, इसलिए कई बागों की स्थापना की थी। किसने? बाबर ने। इसीलिए बाबर का पेपर में सवाल आता है किसने आगरा में एक आराम बाग की स्थापना की। अगर तुमसे कह दिया जाए कि आगरा में आराम बाग की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आराम बाग की स्थापना बाबर के द्वारा की गई। और अंत में 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हुई। तो मृत्यु से रिलेटेड पेपर में सवाल यह आता है कि आगरा में तो मृत्यु हुई, लेकिन बाबर को जो दफनाया गया वो कहां पर, मतलब इनकी कब्र की अगर बात कर ले तो बाबर की कब्र आपको मिलेगी काबुल में। कहां पे? काबुल में। और ये चीज पॉइंट पढ़ते चलना। पहला पॉइंट आपको ये मिल गया कि बाबर एक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, बाबर एक है जिसकी कब्र भारत के बाहर है वर्तमान में, मतलब काबुल में है। तो कुल मिलाकर ये बात आपको समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से। क्लियर? तो चीज क्लियर होगी। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है बाबर के द्वारा जो प्रमुख लड़े गए युद्ध थे वो कौन कौन से युद्ध इंपॉर्टेंट थे। तो सबसे पहला युद्ध आपको दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चे, जिसका नाम है पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी पर विजय। सबसे पहली बात बता दे, बाबर ने चारों जो युद्ध लड़े थे इन चारों पर बाबर ने जीत ही हासिल की थी। तभी सब जगह यहां पर लिखा है मेरे प्यारे बच्चे कि एक प्रकार से विजय 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 विजय। क्लियर है? किससे किसके साथ बाबर का युद्ध? पहला वाला इनके साथ, दूसरा वाला इनके साथ, तीसरा वाला इनके साथ, चौथा वाला इनके साथ। क्लियर है? और ये जो आपने ट्रिक पढ़ी होगी, बहुत बार पढ़ी होगी, पान खा और चल घर, पान खा चल घर, पेपर में सवाल आता है। पान से क्या बनता है? पानीपत। खा से क्या बनता है? खानवा। चा से क्या बनता है? चंदेरी। और घर से क्या बना है? घाघरा या घोघरा कह सकते हो। क्लियर? ये बात क्लियर होगी। पानीपत का युद्ध बिल्कुल क्रम से याद कर लेना है, 1526, 1527, 1528, 1529। यहां तक कि हमने आपको तारीख भी दी थी, क्योंकि तारीख भी पेपर में कहीं नहीं पूछी गई है, तो आप 1% पीछे मत होने का। ठीक है? दूसरी बात, सब बाबर के साथ युद्ध हुआ, बाबर ने सब पर विजय प्राप्त की थी, ये चीज याद कर लेना। पेपर में सवाल आता है बाबर ने किस युद्ध में तोपखानों का प्रयोग किया था, किसमें तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। तो आप कह सकते हो अभी मैंने आपको बताया था
तोप खाने का प्रयोग किया था बाबर ने पहले युद्ध में, और बाबर ने पहले युद्ध में तुगलमा नीति अपनाई थी। तुगलमा नीति बाबर ने किस युद्ध में अपनाई? तो प्रथम युद्ध मतलब पानीपत के युद्ध में। तो बड़े प्यार से चीजें आप बता सकते हो जबरदस्त तरीके से, क्लियर है। इसके बाद बात आती है मेरे प्यारे बच्चे खानवा का युद्ध, जो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। जो राणा सांगा थे ना, वो कहां के राजा थे? वो मेवाड़ के राजा थे। कहां के? मेवाड़ के, क्लियर है। राणा सांगा का युद्ध में एक केवल आंख बची थी, एक पैर बचा था और एक हाथ बचा था, मतलब क्लियर। और बाबर ने किस युद्ध को जिहाद का युद्ध घोषित किया? तो खानवा वाले को याद कर लेना कि खानवा वाले युद्ध को बाबर ने कहा जिहाद के लिए हमने इस युद्ध को लड़ा है। और जिहाद का मतलब है कि अपने धर्म के लिए, एक प्रकार से कह सकते हो इस युद्ध को धर्म युद्ध कहा गया। किस युद्ध को? खानवा के युद्ध को। और खानवा के युद्ध के बाद ही बाबर ने एक उपाधि धारण की थी, और उस उपाधि का नाम था गाजी। गाजी उपाधि बाबर ने कब धारण की थी? तो आप कह सकते हो खानवा के युद्ध के बाद, क्लियर। कलंदर भी इसकी उपाधि थी। तो सारी बाबर की उपाधियां थी, तो बहुत अच्छे से याद कर लेना। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, या बाबर इसमें भी विजय हुआ था। मेदिनी राय की जो पुत्री थी, उनका विवाह बाबर के पुत्र एक थे हुमायूं और एक थे कामरान। तो मेदिनी राय ने अपनी पुत्रियों का विवाह हुमायूं और कामरान के साथ किया था। उसके बाद बात आती है घाघरा, अफगानों पर जो विजय बाबर ने प्राप्त की। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, जो ये घाघरा का युद्ध था, ये युद्ध कहां पर लड़ा गया? तो आप सबको याद होना चाहिए, ये युद्ध मेरे प्यारे बच्चे नाव पर लड़ा गया। कहां पर? नाव पर, नाव थी उस पर लड़ा गया। और इसीलिए इस युद्ध का पेपर में सवाल आता है, कौन सा ऐसा युद्ध है जो जल और थल दोनों में लड़ा गया? तो उसका नाम है घाघरा का युद्ध। बहुत अच्छे से याद कर लेना। और घाघरा इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि बिहार के पास एक नदी बहती है जिसका नाम बेटा घाघरा नदी। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चे आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो कुल मिलाकर बाबर के सारे युद्धों की बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी पूरा अच्छे से, क्लियर है। कोई डाउट है? वेरी गुड। हाँ, बाबर ने एक शैली भी स्टार्ट की थी, मुबियन शैली। मुस्लिम कानूनों की एक पुस्तक को बोलते थे मुबियन शैली। मुस्लिम कानूनों की एक पुस्तक क्या बोलते थे? मुबियन शैली, याद कर लेना, क्लियर है। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे, बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। अब बात आती है दिल्ली की सत्ता को आगे संभालता कौन है? तो दिल्ली की सत्ता को आगे संभालता कौन? हुमायूं, क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, बाबर का पुत्र उत्तराधिकारी सबको पता है। इसका राज्याभिषेक मतलब गद्दी पर कब बैठा है? तो 1530 आगरा में। और हुमायूं का पूरा नाम पहले आपको पता होना चाहिए, नसरुद्दीन। नसरुद्दीन हुमायूं। जैसे बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, उसी प्रकार इनका नसरुद्दीन हुमायूं। और हुमायूं का पेपर में सवाल आता है कि हुमायूं शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हुमायूं शब्द का अर्थ मेरे प्यारे बच्चे याद कर लेना, हुमायूं शब्द का अर्थ होता है भाग्यशाली। क्या होता है? भाग्यशाली। भाग्यशाली किसका अर्थ होता है? हुमायूं शब्द का होता है, क्लियर है। तो इतनी बात आपको यहां पर क्लियर हो गई होगी मेरे प्यारे बच्चे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हुमायूं की माता का क्या नाम था? हुमायूं की माता का क्या नाम था? बाबर तो पिता थे, लेकिन किसके गर्भ से उत्पन्न हुए थे? तो माहम बेगम, याद कर लेना, ये हुमायूं की माता का नाम था। फिर इसका जो प्रमुख शत्रु था वो शेर खां था, जिसको आगे चल के शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता था। ठीक, हुमायूं, क्लियर होगी बात। अब हुमायूं के बारे में अगर मैं बात करूं, हुमायूं जो था वो एक प्रकार से ज्योतिषी पर विश्वास रखता था। मतलब ज्योतिषी का मतलब ये है कि अगर वो 7 दिन होते तो 7 दिन अपने अलग अलग सेनापति रखता था, 7 दिन अलग अलग कलर के वो कपड़े पहनता था। तो आप कह सकते हो कौन सा ऐसा बादशाह था जिसको ज्योतिषी पर विश्वास था, ज्योतिषी पर भरोसा था? तो उसका नाम था मेरे प्यारे बच्चे हुमायूं, क्लियर है, याद कर लेना। हुमायूं के जैसे बाबर नामा लिखी गई थी, हुमायूं के जीवन पर भी एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था हुमायूं नामा। और हुमायूं नामा के लेखक याद कर लेना, हुमायूं नामा के लेखक माने जाते हैं गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम जो है वो मेरे प्यारे बच्चे हुमायूं नामा के कौन माने जाते हैं? हुमायूं नामा के लेखक माने जाते हैं, क्लियर है। तो इस प्रकार आपको चीज क्लियर हो गई। अब हुमायूं और शेरशाह के बीच में जो युद्ध हुआ, मेन 2 युद्ध याद कर लेना जो पेपर में सवाल पूछा जाता है बहुत ज्यादा। पहला युद्ध याद कर लेना जिसको बोलते हैं चौसा का युद्ध, वर्ष बहुत आता है 1539 में, और इस युद्ध में हुमायूं हार गया था, मतलब हुमायूं हार गया। फिर दूसरा युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध। ये कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540 में। चाहे कन्नौज बोलो चाहे बिलग्राम, इसमें भी हुमायूं हार गया। और निर्णायक हार का रिजल्ट ये निकला कि हुमायूं को भारत छोड़कर जाना पड़ा। और वहां पर 1540 से, तभी मैं कहता हूं कि 1540, क्योंकि हुमायूं का भी मैंने बताया टाइम पीरियड 2 हिस्सों में चलता है। पहला चरण चलता है 1530 से 1540, ठीक। दूसरा चरण जब हुमायूं दोबारा गद्दी प्राप्त करता है तो 1555 होता है, और सिर्फ 1 साल के लिए 56 तक। 1540 में गद्दी हुमायूं की कवर कर लेता है कौन? शेरशाह सूरी। और वो एक नया वंश चलाता है जिसका नाम होता है सूरवंश, क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर बात करते हैं आगे के बारे में। हुमायूं का निर्वासन हो गया, तो हुमायूं का निर्वासन कब हुआ? 1540 में, मतलब यहां से चला गया। और पुनः सत्ता हुमायूं का प्राप्त करता है 1555 ईस्वी में प्राप्त करता है, क्लियर है। 1555 ईस्वी में लिखा नहीं है, 1555 ईस्वी में दिल्ली पर पुनः अधिकार हुमायूं प्राप्त करता है, और सिर्फ 1556 ईस्वी तक, जब तक उसके सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु नहीं होती। पेपर में सवाल आता है कौन सा ऐसा बादशाह था जिसकी सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो गई थी? और सीढ़ियां कौन सी थी? तो याद कर लेना, एक दीन पनाह नामक लाइब्रेरी थी, दीन पनाह नामक, चाहे लाइब्रेरी बोल लो चाहे पुस्तकालय बोल लो, वहां की सीढ़ियों से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी। अब पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या आता है हुमायूं का? हुमायूं का सवाल ये आता है कि जब भारत इसको छोड़कर जाना पड़ा तो कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसकी वजह से इसको जाना पड़ा था? उसका नाम था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। लेकिन कौन सा ऐसा युद्ध था जिसके बाद वो दिल्ली की सत्ता पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया? तो बेटा उस युद्ध का नाम है सरहिंद का युद्ध। और सरहिंद का युद्ध आप सबको पता होना चाहिए 1555 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ? हुमायूं प्लस महमूद, क्लियर है, याद कर लेना। सिकंदर सूर के बीच में, क्योंकि शेरशाह सूरी तब मर चुका था, तो आप बड़े प्यार से बता सकते हो, क्लियर है। चलो अब बात आती है हुमायूं का मकबरा कहां पर है? तो हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में है। और मकबरा बनवाया किसके द्वारा गया? तो उनका नाम था हाजी बेगम। हाजी बेगम के द्वारा हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था। चलो अब हुमायूं के बाद गद्दी पर बैठ गया था, किसने कब्जा कर लिया था? वो कब्जा कर लिया था शेरशाह सूरी ने। मैंने पहले बताया शेरशाह सूरी ने बेटा कब्जा यहां पर कर लिया, क्लियर है। और शेरशाह